हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आपकी कहानियाँ पर। यहाँ हम सुनते हैं कहानियाँ, कुछ आपकी और कुछ हमारी। तो ये कहानी है राजेश की। राजेश जो नागपुर में एक सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, तो हम सुनते हैं उसी की ज़ुबानी। बात कई साल पुरानी है, जब मेरी नई नई नौकरी नागपुर में लगी थी। मैं एक सेल्समैन था और मुझे बहुत दूर करना पड़ता था। यह बात है मार्च के महीने के दोपहर का वक्त था और गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी। और बुरा हो इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों का, कमबख्तों ने उस दिन बिजली काट रखी थी और मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मेरा मन और चिड़चिड़ा हो गया। एक तो ये उमस भरी गर्म हवाएं और ऊपर से इतना ढेर सारा काम। मार्च का महीना था, टारगेट चेजिंग थी और एक सेल्समैन की ज़िंदगी कितनी बेकार हो सकती है, ये तो कोई उस वक्त मुझसे आकर पूछता। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी और मुझे पक्का विश्वास था कि ये ज़रूर मेरे बॉस होंगे, जो मुझे कोई ना कोई काम दे देंगे। खैर, बड़े अनमने मन से मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, दिस इज़ राजेश फ्रॉम सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। उधर से बॉस की खरखराती हुई आवाज़ आई, राजेश, तुम आज टिटलागढ़ में जाकर वहाँ के स्टील प्लांट में परचेज ऑफिसर से मिलो। मैं मेल कर रहा हूँ, सारी डिटेल्स उसी में है। मैंने मिमियाते हुए कहा, सर बहुत काम है, अगले हफ्ते चले जाऊँ? तो बॉस ने बहुत प्यार से कहा, नो डियर, अगले हफ्ते कोई और काम दूँगा, तुम अभी जाओ। और फ़ोन कट गया। अब मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। मैंने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया तो पता चला कि टिटलागढ़ जाने का एक ही रास्ता है और वो है ट्रेन से। पहले मुझे रायपुर के पास दुर्ग जाना होगा और वहाँ से दुर्ग से विशाखापट्टनम तक एक पैसेंजर ट्रेन जाती है जो रात को टिटलागढ़ पहुँचाती है। मैं सोच ही रहा था कि मेल आ गया। उसमें उस स्टील कंपनी की डिटेल्स थी और परचेज ऑफिसर की भी डिटेल दी गई थी और उस कंपनी की ज़रूरत के इंस्ट्रूमेंट की डिटेल दी गई थी। और मुझे लगा कि ये तो 100% सेल्स है, मेरा टारगेट कुछ और पूरा हो जाता है, ये खुशी की बात थी मेरे लिए। तो मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया और समय देखा, दोपहर के 12 बज रहे थे। मैंने नेट पे पता किया ट्रेन का, तो मालूम चला कि कुछ ही देर बाद एक ट्रेन थी जो मुझे शाम 4 बजे तक दुर्ग पहुंचा देती और फिर वहां से 7 बजे दूसरी गाड़ी थी। मतलब मुझे अभी निकलना होगा, यह सोचकर मैंने सारी पैकिंग कर ली। वैसे भी देखा जाए तो एक सेल्समैन का बैग हमेशा पैक ही रहता है। और मैं स्टेशन पर निकल पड़ा। स्टेशन जाकर देखा तो इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। लगता था कि सभी को बस कहीं ना कहीं जाना ही है। स्टेशन में ही आकर पता चला कि हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। खैर, मेरी ट्रेन जो बॉम्बे से हावड़ा जा रही थी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी और मैं टिकट लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टीसी आया तो उसके सामने हाथ पैर जोड़ के मैंने एक रिजर्व सीट ले ली और बस उस पर पसर के सो गया कि क्या पता रात को सोने को मिले या ना मिले। कुछ ही देर बाद स्टेशन पे अनाउंसमेंट हुई। मुझे पता चला कि अरे मेरा तो स्टेशन आ गया है। खैर, मैं बाहर आया, थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि दुर्ग से विशाखापट्टनम की गाड़ी शाम को 7 बजे खुलेगी। मैंने घड़ी देखा तो देखा कि 1.5 घंटे का समय था। तो मैंने सोचा कि टिटलागढ़ में कुछ खाने को मिले या नहीं, तो अभी कुछ खा लेता हूँ। तो मैं स्टेशन के बाहर एक ढाबे पर गया, उससे मैं बैठकर दाल रोटी खाई, एक गिलास लस्सी पी और एक थम्स अप का बोतल लिया। उसमें आधा पिया और आधे में मैंने रम मिला दिया, क्योंकि हम सेल्स वाले हैं, ये कॉकटेल बना के ही ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं। अब मैंने टिकट बुक करके प्लेटफॉर्म पे बैठा था, ट्रेन के आने का टाइम था। मैंने सोचा कि चलो कुछ बुक ले लेता हूँ कि टाइम मेरा कट जाए। वहाँ देखा तो मनोहर कहानियाँ थी और ब्रोम स्टोकर की ड्रैकुला थी। मैंने दोनों ले लिया क्योंकि उस टाइम पे ये दोनों किताबें बहुत चलती थी। और ड्रैकुला मैंने पढ़ा नहीं था, बट मेरे दोस्तों ने बहुत बड़ी तारीफ़ की थी, इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया। और हम सेल्समैन तो मनोहर कहानियाँ पढ़ते ही है, बहुत टाइम होता है हमारे पास।
खैर थोड़ी देर में हर स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लोगों का सैलाब आ गया। चारों तरफ खाने पीने के ठेले और लोगों की भीड़ थी। फिर धीरे धीरे चलते हुए पैसेंजर ट्रेन आई। ट्रेन के आते ही लोग ऐसे टूट पड़े, जिनको जहाँ जगह मिली वहीं सवार हो गए। मैं भी एक डिब्बे में घुस गया और खिड़की की सीट हटिया ली। पूरी ट्रेन लोगों से भरी पड़ी थी। देखा जाए तो भारत में ट्रेन के सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है। खैर ट्रेन शुरू हुई, हर जगह रुकते हुए अपने मुकाम पर चल पड़ी और मैं धीरे धीरे अपने ठंडे की बोतल को पीने लगा और उसके साथ साथ कहानियाँ पढ़ने लगा। ये मनोहर कहानियाँ भूत प्रेत कथा का विशेषांक था और मुझे इस तरह की कहानियाँ और फिल्में बड़ी पसंद आती है। तो कुछ समय बाद मैंने देखा कि रात हो चली है। ट्रेन का पता नहीं कहाँ रुकी थी। बहुत से मुसाफिर ऊँघ रहे थे, कुछ सो ही गए थे, कुछ बातों में मशगूल थे। मैंने घड़ी देखी, रात के करीबन 10 बज रहे थे। तो मैंने बैग से अपना टिफ़िन निकाला और खाना शुरू किया। यह टिफ़िन मैंने वहीं पर ढाबा में बनवा लिया था और खाने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपना रम ख़त्म किया और ड्रैकुला की किताब पढ़नी शुरू की। ये एक ज़बरदस्त नावल था। बहुत देर बाद पढ़ने के बाद मैंने देखा कि घड़ी में 1:30 बज रहे थे और मेरा स्टेशन आने ही वाला था। तो आसपास के पैसेंजर से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ट्रेन थोड़ी लेट है और 2 बजे तक पहुँचेगी। मैंने अपना बैग बंद किया और इंतज़ार करने लगा उस स्टेशन का जहाँ मैं पहली बार जा रहा था। और नाम से ये कुछ अजीब एहसास दे रहा था, टिटलागढ़। भला ये भी कोई नाम हुआ? खैर अपने देश में तो ऐसे ही नाम मिलेंगे गाँव और शहरों के। करीब 2:15 पर मेरा स्टेशन आया। मैं उतरा और चारों तरफ देखा, एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग मेरे साथ उतरे और बाहर की ओर चल दिए। मैंने सोचा अब किसी होटल में जाकर रात काट लेता हूँ, सुबह स्टील प्लांट में जाकर काम पूरा कर लूँगा। स्टेशन से एक टीटी दिखा। मैंने उससे पूछा कि यहाँ कोई होटल है आसपास? उसने हंसते हुए कहा, साहब ये छोटी सी जगह है, यहाँ कौन सा होटल मिलेगा। आप तो यहीं वेटिंग रूम में रात गुजार लो और कल जहाँ जाना हो चले जाना। मैंने सोचा वेटिंग रूम में रात गुजारने से बेहतर है मैं कोशिश कर ही लूँ होटल ढूंढने की। रात भर नींद आ जाए तो दूसरे दिन का काम कुछ बेहतर हो जाता है। मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा और देखा तो मरघट जैसा सन्नाटा था। दिन का गर्मी का मौसम अब कुछ सर्द लग रहा था। कुछ तेज़ हवा भी रह रह कर बह जाती थी। कहीं कोई नहीं दिख रहा था। उस नीम अंधेरे में एक छोटा सा लाइट था, लैंप पोस्ट का, जो एक बीमार सी पीली रोशनी बिखेर रहा था। मैंने कुछ दूर देखने की कोशिश की। थोड़ी दूर पर मुझे अचानक एक रिक्शे वाला नज़र आया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो एक बहुत पुराना सा रिक्शा था और उस पर उसका ड्राइवर बैठा था, जो कि हिल भी नहीं रहा था। पूरी तरह से कंबल में बंद होकर मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। मुझे इस पूरे माहौल में काउंट ड्रैकुला की याद आई। उसने भी कहानी की नायिका को लेने के लिए ऐसा ही एक रिक्शा भेजा था। एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे रीढ़ की हड्डी में। मैंने जोर लगाकर उस रिक्शे वाले से पूछा, भैया अगर आसपास कोई होटल हो तो मुझे पहुंचा देंगे क्या? रिक्शे वाले ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। वो एक अजीब सा चेहरा था, या चेहरा सफ़ेद सा था या उसकी दाढ़ी थी, पता नहीं, पर मैं असहज हो उठा उसे देखकर। मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो गंध कहाँ की है, पर वो गंध कुछ जानी सी थी। उसने एक धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा साहब, आप वेटिंग रूम में आराम कर लो। कल आप सुबह आना, मैं आपको छोड़ दूँगा स्टील प्लांट पर। मैं एकदम चकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं स्टील प्लांट जाऊँगा? तो उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, यहाँ सब प्लांट जाने के लिए आते हैं साहब जी। उसकी हंसी मुझे रात के उस वक्त बहुत भयानक सी लगी। मैंने कहा, ठीक है मैं यही रुकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी। मेरे दिमाग में फिर काउंट ड्रैकुला फ्लैश कर गया। मैंने पलटकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा और डरते हुए अपने मन को समझाया, यार राजेश, ये सब यहाँ का माहौल है और तेरी किताबों का असर है, शांत रह।
मैं कई वर्षों से सेल्समैन की हैसियत से सफ़र करता आ रहा हूँ, लेकिन उस रात का असर कुछ अलग ही था। मैं स्टेशन के भीतर घुसते हुए पीछे पलटकर देखा, वो रिक्शा वाला वहाँ नहीं था। कमाल है, मुझे उसके जाने की कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। पता नहीं, मैंने सोचा लगता है कोला और दारू का असर है। मैंने धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर गौर किया तो पूरा स्टेशन ही सुनसान था। प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर एक छोटे से कमरे के आगे लिखा था वेटिंग रूम। मैं उसी में घुस पड़ा। देखा तो एक छोटा सा गंदा सा कमरा था और एक बल्ब जल रहा था। एक बेंच थी, उस पर एक बूढ़ा बैठा था। उसके सामने नीचे एक बूढ़ी बैठी थी और साथ में 2 जवान बच्चे थे। मुझे आया देखकर सबने मेरी तरफ देखा, फिर नीचे बैठे बूढ़ी और दोनों बच्चे ने उस बूढ़े की ओर देखा। उस बूढ़े ने धीमी आवाज़ में कुछ कहा और फिर मुझे पुकारा, आओ बाबूजी, आइए यहाँ बैठिए। मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। कुछ अजीब सी बात थी जो मुझे उस वक्त डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, बस राजेश यार, कुछ घंटों की बात है, यहाँ इस वेटिंग रूम में गुजार कर कल अपना काम ख़त्म करके वापस चलते हैं। मैं उस बूढ़े की ओर गया और बेंच पर बैठ गया। मुझे फिर से वही अजीब सी गंध आने लगी। मैंने याद करने की कोशिश की कि वो गंध कहाँ की है, पर कुछ याद नहीं आया। मैंने उन चारों की ओर देखा। चारों कंबल से अपने आप को ओढ़े हुए थे। किसी का भी चेहरा उस कम रोशनी में दिख नहीं रहा था। अचानक से माहौल में ठंड आ गई। मैं भी सोच रहा था कि मार्च महीने में ठंड। मैंने उस बूढ़े से पूछा कि चाचा, यहाँ का मौसम कुछ अजीब है ना, मार्च में भी ठंड लग रही है। बूढ़े ने धीमे आवाज़ में कहा, बाबूजी, ये जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए ये ठंड महसूस होती है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, मैं नागपुर से आ रहा हूँ। बूढ़ा चुप हो गया। बूढ़े ने थोड़ी देर बाद पूछा, स्टील प्लांट के लिए आए हो? मैं चौंक गया। उसकी तरफ देखा तो पहली बार उसका चेहरा देखा। एक बूढ़ा आदमी था, बहुत सी झुर्रियाँ एक अजीब सा सफ़ेदी चेहरे पे थी। मैंने थोड़ी सावधानी से कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? तो बूढ़े ने हंसकर क्या कहा, यहाँ सब उसी के लिए आते हैं। मुझे फिर से बहुत तेज़ी से वो गंध आई। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊँगा। मैंने फिर उनसे कहा, आप लोग कौन हैं और कहाँ जाएंगे? यह सुनकर चारों ने मुझे एक साथ देखा और फिर उन चारों की आंखों में एक चमक आई और मैं सकपका बैठा, क्योंकि यही चमक मुझे उस रिक्शे वाले की आंखों में भी दिखी थी। बूढ़े ने कहा, हम तो यहीं के हैं बेटा, हम कहाँ जाएंगे? मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। मैंने अपने बैग में बचा हुआ थोड़ा सा जो ठंडा था वो भी पी लिया। सिगरेट का एक पैकेट निकालकर बाहर आने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने उस बूढ़े से पूछा, आपके पास माचिस है? यह सुनकर चारों एकदम से डर गए। बूढ़े ने तुरंत कहा, नहीं, हम माचिस नहीं रखते। मैं वेटिंग रूम के बाहर आ गया। यहाँ पे कोई गंध नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं बाहर ही रुकूँगा। मैंने टाइम देखा, करीबन 3:30 हो रहे थे। मैंने अपने आप को समझाया कि बस यार, कुछ देर और। मैंने बैग टटोला तो एक पुरानी माचिस मिल गई। मैंने सिगरेट जलाया और पीछे मुड़कर देखा तो ठगा सा रह गया। चारों मेरे पीछे ही खड़े थे और मुझे देख रहे थे। मैं थोड़ा सा डर गया। फिर मैं सिगरेट पीने लगा और फिर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चारों वेटिंग रूम के दरवाजे पे खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई थी और मैं धीरे धीरे चलने लगा था। फिर मैंने दूसरी सिगरेट जलाई। फिर देखा उन चारों की आंख में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और नींद भी आ रही थी हल्की हल्की। अचानक किसी ने मेरी बाह पकड़कर खींचा और चिल्लाया, मरना है क्या? मैंने देखा तो एक ट्रेन आ रही थी और मैं प्लेटफॉर्म के किनारे में था। अचानक ही ऐसा लगा कि बुढ़ा मेरे पास खड़ा है और मुझे धक्का देना चाहता है। मैं घबरा कर देखा तो स्टेशन मास्टर था। उसने कहा, बेंच पर जाकर सो जाओ। मैंने वही फैसला किया। स्टेशन पर एक बेंच थी, उस पर जाकर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। अब मुझे डर भी लग रहा था। अचानक करवट ली तो देखा वही बूढ़ा पास में बैठा है। मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है, क्या चाहते हो? मुझे लगने लगा कि वो चारों चोरों की टोली है जो मेरा बैग छीनना चाहते हैं।
तो उस बूढ़े ने कहा यहाँ मत सो बेटा, वहाँ वेटिंग रूम में सो जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं यहीं सोऊंगा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं स्टेशन मास्टर के पास तुम्हारी शिकायत करूँगा। यह सुनकर वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने मेरी रीढ़ की हड्डी कँपा दी। इतना डरावना लग रहा था और मुझे वो फिर से गंध आने लगी। वो तो चला गया, उसके जाते ही मैं गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद किसी गाड़ी की आवाज़ ने मुझे उठाया। मैंने देखा तो सुबह हो चुकी थी। रात के बारे में सोचा तो मुझे हंसी आ गई। मैंने अपने आप से कहा कि मैं तो खामखा डर रहा था, लगता है मुझ पर किताबों का असर ही हो गया है। मैंने देखा सुबह के 7 बज रहे थे। सोचा कि यहीं वेटिंग रूम में तैयार हो जाता हूँ, फिर प्लांट पर जाकर शाम की गाड़ी से वापस चला जाऊँगा। ऐसे भी एक दिन के होटल के पैसे बच जाएंगे और इस भूतहा जगह से पीछा छूट अगले पार्ट में जानने के लिए सुनते रहे आपकी कहानियाँ। धन्यवाद। लेकिन वो वहाँ नहीं था। मैं तैयार हुआ